नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज एक अहम विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और फैट लॉस की जो दवाएं हैं, जो तमाम दावे हैं, उन पर आज बात होगी। और आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है वो यही है कि आज के दौर में मोटापा जो है वो एक सिर्फ समस्या नहीं बन गई है, लोगों के लिए एक लाइफस्टाइल चैलेंज भी बन चुका है। और ये ओबेसिटी जो है यानी मोटापा, ये अब धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ रहा है। जी हाँ, तेजी से वजन घटाने की चाह में लोग इंजेक्शन और दवाओं को आसान यानी शॉर्टकट रास्ता मान रहे हैं। कुछ ही महीनों में जब वजन घटता है तो लगता है कि अब मोटापा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन अब एक नई रिसर्च ने इस सोच पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। ब्रिटेन में हुई एक स्टडी के मुताबिक जैसे ही वजन घटाने वाली दवा या इंजेक्शन बंद किए जाते हैं, वजन बेहद बेहद तेजी से वापस बढ़ने लगता है। मेडिकल जर्नल द बीएमजे की पब्लिश्ड रिपोर्ट में बताया गया है कि इस तरह की दवाओं को छोड़ने वालों का वजन डाइट और एक्सरसाइज छोड़ने वालों से 4 गुना तेजी से बढ़ा। कई मामलों में तो 2 साल के अंदर पूरा घटा हुआ वजन वापस बढ़ गया। ऐसे में कंज्यूमर के हित को ध्यान में रखते हुए बड़े सवाल उठते हैं। दवा छोड़ते ही वजन इतनी तेजी से क्यों बढ़ता है? इस पूरे मैकेनिज्म को जरा समझेंगे। क्या वजन घटाने वाली दवाएं सिर्फ अस्थायी समाधान है? क्या मोटापा एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बन चुका है या एक क्रॉनिक बीमारी की तरफ ले जा रहा है? क्या बिना डाइट और एक्सरसाइज के वजन कंट्रोल करना अभी भी संभव है? क्या वजन घटाने की दवाओं पर सख्त गाइडलाइन बनाने की भी आवश्यकता होनी चाहिए? इन सारे पहलुओं को आज अपनी चर्चा में हम शामिल करेंगे। और मैं बता दूं, आज हमारे साथ डॉक्टर अनुपम विश्वास चर्चा में शामिल हो रहे हैं, जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। डॉक्टर अनुपम, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। हमारे साथ सुरभि सिंह है, असिस्टेंट प्रोफेसर IGMPI से। सुरभि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो डॉक्टर अनुपम, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। एक तो ये जो वजन घटाने वाली दवाएं हैं, इनका पूरी दुनिया में एक अडॉप्शन बड़े पैमाने पर देखा गया है। भारत में भी जब हाल फिलहाल राह आसान हुई तो आई एम श्योर इसकी क्वेरीज और इसके कंजम्पशन, इसके आंकड़े आने वाले दिनों में ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने आएंगे। लेकिन मैं जितना पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, या लोगों कई सारे रिपोर्ट से गुजर रहा हूँ, उसमें ये तो समझ में आ रहा है कि लोग धड़ल्ले से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों के लिए एक बड़ा ही शॉर्टकट बन गया है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है जो साफ तौर पर कह रही है कि आप जैसे ही इन दवाओं, इन इंजेक्शंस को लेना बंद करते हैं, बैक टू कंट्रोल Z, सब कुछ फिर से धीरे धीरे वहीं आने लगता है। कई केसेस में तो बहुत ही अलग स्थितियां रही हैं। कैसे देखा जाए इन्हें? तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी ये दवाइयां, पहली बात तो ये है कि ये दवाइयां मेनली डायबिटीज पेशेंट्स के लिए हैं, बट इनका एक एडिशनल बेनिफिट है कि इनका वेट लॉस भी होता है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि किस पेशेंट को इन दवाइयों की जरूरत है। हर पेशेंट को या हर आदमी को जिसका BMI थोड़ा ज्यादा है, उसे हम ये दवाई नहीं दे सकते हैं। कुछ इंडिकेशंस हैं जिसमें हम ये दवाई दे सकते हैं, और उसके लिए प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगर आप उन इंडिकेशंस में आते हैं तभी ये दवाई देनी चाहिए। पहला जो WHO का भी स्टेटमेंट है कि पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मोटापा का अभी भी डाइट और लाइफस्टाइल ही है। तो डाइट और लाइफस्टाइल तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमेशा से है और वो आगे भी रहेगा। पर डाइट और लाइफस्टाइल के बावजूद कुछ पेशेंट्स वजन नहीं लूज कर पाते, और दवाइयों के साथ अगर हम देखें तो उनका ब्लड शुगर भी इंप्रूव कर रहा है, और बहुत सारी अदर एडवांटेजेस भी देखे गए हैं, जैसे फैटी लिवर में अच्छा इफेक्ट देखा गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो गया, कुछ और बीमारियों में भी इसके अच्छे इफेक्ट्स देखे गए हैं। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, उसके बारे में भी कुछ स्टडीज हैं, जैसा कि एक सरमाउंट 4 स्टडी है और स्टेप 4 ट्रायल है, दोनों सेमाग्लुटाइड और टिrzepatide के साथ, जो सबसे कॉमनली यूज दवाइयां हैं। उनमें भी यह देखा गया है कि जब आप दवाई छोड़ते हैं तो सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ वेट आपका वापस आ जाता है। तो इसलिए ये दवाइयां उन्हीं के लिए है जिनको डायबिटीज है या वेट रिलेटेड कोई कोमॉर्बिडिटी है, क्योंकि उन पेशेंट्स में दवाइयां लॉन्ग टर्म लेने की जरूरत भी पड़ सकती है।
चलिए, तो ये बड़ा डिफरेंस, बड़ा आवश्यक था जो डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा। सुरभि सिंह के पास हम चलते हैं। सुरभि जी, आप इस पूरे फाइंडिंग्स को कैसे देख रही हैं और किस तरह की चुनौतियां आप देख रही हैं, खासतौर पे लाइफस्टाइल डिजीजेस के मामले या बाकी पहलुओं के मामले में? और हमें ये भी नहीं भूलना होगा कि हमारे यहाँ ना किसी भी चीज़ का एडॉप्शन बड़ी तेज़ी से होता है। मतलब कोई चीज़ आई नहीं बाजार में, मतलब हम तो ऐड देख के टूथपेस्ट बदलने वाले लोग हैं। तो बड़ी चिंताजनक स्थिति हो जाती है जब इस तरह के ड्रग्स में भी जब इस तरह का एडॉप्शन देखते हैं हम। मेरे ख्याल से जब कोई पेशेंट खास करके ऐसी थेरेपी के थ्रू अगर अपनी लाइफस्टाइल को ना ध्यान में रखते हुए डायरेक्टली मेडिकेशन के लिए जाना चाहता है, तो पहले ये ज़रूरी है कि आप अपनी मेडिकेशन को ढंग से समझें कि वो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस लाने वाली है। तो अभी जो आप देख रहे हैं, जो ट्रेंड में है स्पेशली जो जीएलपी-1 एनालॉग्स है, वो यूज़ हो रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से ये मोटापा घटाते भी हैं। बट ये समझने की ज़रूरत है कि वो जब हमारी बॉडी में जाते हैं, तो मेनली हमारी बॉडी भी खुद के अपने जीएलपी-1 मॉलिक्यूल्स बनाती है। बट वो सेम चीज़ जब हम बाहर से सप्लीमेंट दे रहे हैं, तो ऐसा होता है कि विदाउट द फूड मतलब नॉर्मली जब आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी में जीएलपी-1 बनता है और वो आपकी ब्रेन में जाके आपको सैटिस्फाइड की फीलिंग देता है प्लस पैंक्रियाज को इंड्यूस करता है सो दैट इंसुलिन रिलीज हो। बट यहाँ पर अगर आप बाहर से आप एनालॉग्स दे रहे हैं, तो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ फूड डायरेक्टली आपकी पैंक्रियाज इंसुलिन भी बना रही है। तो एक्चुअली इट इज़ हेल्पफुल फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स और ये हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क को काफ़ी कम कर देता है और अदर बेनिफिट्स भी देता है लाइक इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। बट जब आप इसकी ओबेसिटी की यूज़ को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको विदाउट द कंजम्पशन ऑफ फूड यू आर फीलिंग द सैटिस्फाइड। तो इसकी वजह से ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ फूड आपका कम हो रहा है। तो ये एक आपको विंडो प्रोवाइड करता है कि आप जब आप एक्सरसाइज करते हो या फिर आप एक पर्टिकुलर डाइट पे जाते हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा हंग्री अगर फील कर रहे हो, तो इट इज़ हेल्पिंग यू टू ओवरकम दैट इश्यू ऑफ हंगर एंड इट इज़ गिविंग यू अ विंडो जहाँ पर आप साथ ही साथ अपनी लाइफ़स्टाइल को भी मॉडिफाई करो, ताकि जब एक टाइम के बाद आप इस मेडिसिन को लेना बंद करोगे, तो ओवरऑल आपकी बॉडी कैपेबल होनी चाहिए एनर्जी को बर्न करने के लिए प्लस आपकी मेटाबॉलिज्म सही होनी चाहिए। तो आप इसको एक किक स्टार्टर की तरह देख सकते हैं बट अगर आप इसे इसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होना चाहते हैं स्पेशली फॉर ओबेसिटी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओबेसिटी को आप एज अ सीरियस अगर डिजीज देख रहे हैं एज अ कंडीशन देख रहे हैं तभी यू हैव टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ मेडिकेशन एंड अलोन दिस इज नॉट सफिशिएंट कि आपने सिर्फ स्टार्ट कर लिया मेडिकेशन और लाइफ लॉन्ग आप नहीं ले सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर ओबेसिटी बिकॉज एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते हैं प्लस आपकी जो मेटाबॉलिक चेंजेस होंगी लॉन्ग टर्म में वो स्टडीज अभी भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं देती हैं कि क्या पेंक्रियाज पे लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होगा और लिवर पे आपका ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है बिकॉज इट इज ऑल्सो एक्टिंग ऑन दी ग्लूकागन एंड पेंक्रियाज एंड सोमेटोस्टैटिन और हमारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स है जैसे ग्रेलिन उसको ये काफ़ी ज़्यादा सप्रेस करता है जिससे हमें भूख लगती है तो हमारे भूख लगने वाले हॉर्मोन्स को ये सप्रेस कर रहा है हमें सटाइटी का फील दे रहा है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ फूड तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है। आप जब मेडिसिन लेना बंद करोगे देन ऑटोमेटिकली काफ़ी टाइम तक अगर आपने किसी चीज़ को सप्रेस्ड रखा है, तो जब वो नॉर्मल पाथवे जब पकड़ता है, तो इट बिकम्स मोर देन द यूजुअल। तो आपको भूख भी नॉर्मल से ज़्यादा लगेगी और उस विंडो में खुद को कंट्रोल में रखना और वापस से उस लाइफ़स्टाइल को कंटिन्यूअसली मेंटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आपने प्रॉपर लाइफ़स्टाइल और डिसिप्लिन को नहीं इंड्यूस किया है उस विंडो पीरियड में तो सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ बोथ विन एंड लूज़ लाइक यू हैव टू बैलेंस कि आप किस हद तक एक मेडिसिन पर डिपेंड होना चाहते हैं एंड हाउ मच यू हैव टू एक्सट्रैक्ट इट आउट ऑफ द लाइफ़स्टाइल ओनली and not completely on the medication based therapy so this बिल्कुल, is आपने आपने सही बातें कही और इन सारी बातों को इस हिसाब से समझना होगा कि दवाएं दवाएं हैं। मतलब आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि दवाओं का एक निश्चित कोर्स होता है, उनकी एक समय सीमा होती है
उनके पर्सन टू पर्सन जो कंडीशन होती है उस हिसाब से उनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और उस हिसाब से उनका कोर्स होता है। अब वो जब वो कोर्स ख़त्म होगा तो जाहिर सी बात है रिवर्सल के साइन दिखेंगे। ऐसे में वो जो चीज़ किसी और चीज़ के लिए बनी थी उसको मोटापे को घटाने के तौर पर समझ लेना, ये कहीं ना कहीं एक तरह का भ्रम है। चलिए, सिमरन भसीन जानी मानी डाइटिशियन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सिमरन, जैसे सुरभि कह रही थी कि मतलब चूंकि ये जो दवाएं हैं वो हमारे भूख के हार्मोन को इफ़ेक्ट करती हैं, वो उसको कंट्रोल करने का काम करती हैं, तो अब इससे जुड़ा हुआ सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आता है हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा गट हेल्थ। और जाहिर सी बात है कोई चीज़ अगर इस तरह से सरप्रेस कर रही है तो उसके रिएक्शन बॉडी में अलग तरीके से नजर आएंगे। वो भी नॉर्मल व्यक्ति जब केवल वजन घटाने के लिए इसे ले रहा है तो उसका इफेक्ट दिखेगा। कैसे देखती हैं आप? मैं पहले भी इस टॉपिक के ऊपर बात कर चुकी हूँ एंड बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ मैं वेट लॉस ड्रग्स की, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रही थी इसके बारे में नया नया जब ये आया था मार्केट में, तो मुझे जानकारी मिली कि अराउंड 2 बिलियन तक के लॉ सूट्स इन कंपनी के ऊपर फाइल्ड हैं, क्योंकि जो भी साइड इफेक्ट्स इन मेडिसिन के देखे गए हैं, जैसे कि स्टमक पैरालिसिस हो गया, थायराइड पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, पैनक्रियास का कि कोई भी इशू है तो उन पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, तो सेफ्टी कंसर्न्स बहुत सारे हैं। सो आई एम नॉट अ बिग फैन। बाकी हाँ, आप नेचुरल तरीके से GLP-1 को एक्टिवेट कर सकते हैं, सही खाना खाकर, सही टाइम पे खाना खाकर। आप अपनी डाइट में अगर फाइबर को इंक्रीज करते हैं, फाइबर का इंटेक, प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज करते हैं, तो नेचुरली भी आप अपनी एपेटाइट सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम खाना खाने से, मैं बहुत सिंपल सी एक ट्रिक देती हूँ कि आप अपना खाना खाने से पहले 1 क्वार्टर प्लेट भर के सलाद और 1 दाल की कटोरी या दही की कटोरी, कोई भी एक प्रोटीन का सोर्स ले लें। फिर आप अपनी रोटी सब्जी खाएं। उससे क्या होगा कि आपने पहले प्रोटीन और फाइबर खा के अपना पेट भर लिया, जिसमें कैलोरीज भी बहुत कम है, और जब उसमें कैलोरीज बहुत कम हो गई तो आपका पेट कुछ हद तक भर गया, तो ओवरऑल आपने मील में कम ही खाया। तो नेचुरल तरीके से अपनी एपेटाइट को सप्रेस करने की कोशिश करें। ग्रीन टी एक बहुत अच्छी ड्रिंक है जो सालों से हम लोग कंज्यूम करते आए हैं और नेचुरली एपेटाइट सप्रेस करने में हेल्प करती है, क्योंकि उसमें कैफीन होता है। तो नेचुरल जो भी चीजें हैं वो डेफिनेटली बेटर होती हैं एज कंपेयर टू यस वेट लॉस। ड्रग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम हेल्थ इश्यूज को डील करने की बात करते हैं तब। लेकिन वेट लॉस एक ऐसी चीज है जो आप नेचुरली अपनी डाइट से, अपने लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं। ये एक मेडिसिन रामबाण उन लोगों के लिए है जिन लोगों को चलने फिरने में दिक्कत है और बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते या बहुत ही ज्यादा ओबीज हैं कि वो अपना डेली का बेसिक मूवमेंट भी नहीं कर सकते हैं। उन लोगों में फिर भी समझ आता है, लेकिन पीपल जो बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं है और ये एक शॉर्टकट की तरह देखते हैं, क्योंकि इसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं एंड ऑफ कोर्स वेट तो वापस आ ही जाता है। आपने अगर कोई भी चीज करी और उसको एक लाइफस्टाइल की तरह नहीं अडेप्ट किया, चाहे आप डाइट करें, चाहे आप एक्सरसाइज करें, चाहे आप ये मेडिसिन दे रहे हैं, तो वेट आपका बाउंस बैक हो जाएगा, वापस आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका खाना पीना सही रहता है, आपकी एक्सरसाइज रूटीन सही रहता है, चलना फिरना सही रहता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं वेट वापस आने के। चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हैं जिसको आपको समझना बहुत आवश्यक है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि आप ये समझिए कि हर चीज़ का अल्टरनेटिव दवाएं नहीं हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं डाइट और एक्सरसाइज इसलिए बड़े मायने रखती हैं। इन सब के बीच में डॉक्टर अनुपम हमें ये बताइए कि बॉडी तो थोड़े बहुत सिग्नल देती होगी, मतलब अमूमन अगर किसी तरह की रिवर्सल हो रहा है या किसी तरह की कोई हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो रहा है इन दवाओं को छोड़ने के बाद, तो बॉडी सिग्नल देती होगी। उस स्थिति में फिर क्या मतलब कहाँ कहाँ निगाह रखी जाए? देखिए, जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि ये आपको डॉक्टर की निगरानी में लेना है। तो इसमें कुछ चीजें हैं, अगर किसी को पैनक्रियाटाइटिस हो रखा है, अगर किसी को थायराइड कैंसर, स्पेशली मेडुलरी थायराइड कैंसर हो रखा है, तो ये दवाइयां बहुत कॉशियसली या नहीं दी जाती है, उन पेशेंट्स में नहीं दी जाती। बाकी इसके जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो जीआई साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, जिसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया,
ये सबसे कॉमनली देखे गए हैं। ये छोड़ के जल्दी जल्दी वेट लॉस अगर हो जाता है, बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है कम टाइम में, तो गॉल स्टोन्स होने के भी चांसेस होते हैं, और अगर किसी को पहले से गॉल स्टोन्स हैं तो पैनक्रियाटाइटिस का भी रिस्क बढ़ता है। कुछ बहुत रेयर साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं, जिसमें हम नायॉन करके एक चीज बोलते हैं, नॉन आर्थराइटिक एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, जो कि एक बहुत ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है। देखा गया है कि जो ये दवाइयां ले रहे हैं, कुछ स्टडीज में देखा गया है कि नायॉन का रिस्क बढ़ जाता है। नायॉन से आपकी आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा रहता है, तो ये आंखों की ऑप्टिक नर्व तक को डैमेज करने का खतरा रहता है। तो इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं जो ये दवाइयां यूज कर रहे हैं, उन्हें साल में एक बार फंडस एग्जामिनेशन, जो अपना रेटिना एग्जामिनेशन है, वो जरूर करवा लेना चाहिए। और अभी कुछ रीसेंट स्टडीज में ये भी देखा गया है कि इन दवाइयों के लेने पे कुछ पेशेंट्स में डिप्रेशन या सुसाइडल टेंडेंसीज तक देखी गई है। तो अगर कोई पेशेंट को कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो उनका भी एक प्रॉपर इवैल्यूएशन, एक PHQ-9 स्केल होता है, उस पे इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है। और अगर उनका PHQ-9 स्केल डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, तो उनमें भी ये दवाइयां अवॉइड की जाती है। तो जैसा कि आपने भी ये बताया है कि ये दवाइयां धड़ल्ले से चल रही है, तो हर आदमी के लिए ये दवाई नहीं बनी है। डॉक्टर की निगरानी में जिनको जरूरत है उन्हें ही ये दवाई लेनी चाहिए, और दवाइयां छोड़ने पर वजन वापस आने का भी पूरा चांस रहता है। इनफैक्ट डायबिटीज पेशेंट्स को तो ये दवाइयां लॉन्ग टर्म ही दी जाती है। ओबेसिटी में भी अब WHO की जो रीसेंट गाइडलाइंस आई है, वो ये कहती हैं कि अगर ओबेसिटी रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो ये दवाइयां आपको लॉन्ग टर्म लेने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप ये दवाइयां छोड़ते हैं तो आपका वजन वापस आने का चांस रहेगा। इनफैक्ट सब्सटैंशियल अमाउंट वापस आ जाता है। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग जो केसेस हैं, मतलब केस टू केस डिपेंड है, आपके कंडीशन के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं बनाई गई हैं, और उसकी गाइडलाइन भी उसी हिसाब से बनाई गई है। उसको किसी और चीज़ का अल्टरनेटिव मान लेना, यहीं पर सबसे बड़ी भूल होती है। सुरभि जी, हमें ये बताइए कि भारत में हम ये देख रहे हैं कि एक तो बड़ा चलन ये है कि लोग डॉक्टर वॉक्टर से सलाह करने, मतलब कई सारी ये जो लाइफस्टाइल वाली चीज़ें हैं ना, ये आजकल लोग डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह भी नहीं ले रहे हैं। मतलब थैंक्स टू ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं। तो इस चलन को बड़ा किस तरह से देखा जाए, और ये जो पूरा इकोसिस्टम है, दवाओं के गलत इस्तेमाल को लेकर किस तरह के नियम हैं या किसी तरह की पहल आपको नज़र आ रही है ग्राउंड लेवल पे? सेल्फ मेडिकेशन इज अ वेरी डेंजरस थिंग जो लोगों को समझना पड़ेगा। एंड थैंक्स टू द सोशल मीडिया एंड AI, एवरीवन इज ट्राइंग टू बिकम देयर ओन डॉक्टर। वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, 2-4 मेडिसिन के नाम जान जाते हैं, एंड दे जस्ट स्टार्ट टेकिंग द मेडिसिन, बट उनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स या फिर आपको इमीडिएट रिएक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जो हमारा ओवरऑल रेगुलेशन है, आप जब परचेज करते हो मेडिकेशंस, तो कई बार ये होता है कि आपको जो OTC ड्रग्स हैं उसके अलावा जो भी आपके प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, वो जो मेट्रो सिटीज हैं और जो वेल नोन एरियाज है वहां पर तो प्रॉपरली रेगुलेटेड हैं, बट कई जगह पे रिमोट एरियाज में यू कैन जस्ट बाई एनी ड्रग फ्रॉम दी मेडिकल स्टोर्स। तो वो एक चीज है जो स्ट्रिक्टली रेगुलेट करने की जरूरत है फ्रॉम दी लॉ पॉइंट ऑफ व्यू। बट फ्रॉम पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि आप जो एक छोटा सा मॉलिक्यूल अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो, इट इज गोइंग टू इंटरैक्ट विद सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स। लाइक अगर मैं एक GLP-1 की ही बात कर लूं, तो ये आपके ब्रेन में न्यूरोपेप्टाइड वाई, लेप्टिन, ग्रेलिन, साथ में आपकी डोपामिन की पाथवे, it is also acting on the like insulin secretion and glucagon के secretion को ये बंद कर रहा है। तो it is adding extra pressure on the pancreas also। overall आपकी GIT की मोटिलिटी को कम कर रहा है। तो it is, आपको ऐसा लग रहा है कि ये weight loss medication है, just like आप जैसे कोई भी एक extra supplement लेते हो, if you start taking that, then
this kind of decision can be not just dangerous but completely life threatening. First of all, you have to be diagnosed as obese. जब आप obese हो तभी you are going to take this medication, वो भी under strict medical supervision, क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी आपका HbA1c है वो उसको भी आपको मॉनिटर करना है, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन भी आपको मॉनिटर करना है. इफ यू आर अंडर मेडिकेशंस तो ओवरऑल एवरीथिंग इज एंटायर बॉडी इज गेटिंग अफेक्टेड. भले आपका पर्पस सिर्फ एक चीज है कि आपको मोटापा कम करना है, बट द बॉडी इज अ कंप्लीट सिस्टम. इट इज नॉट कंपार्टमेंटलाइज्ड कि एक ही चीज पर असर होगा और बाकी चीजों पर नहीं होगा. तो पीपल हैव टू बी अवेयर, नॉट इन द सेंस कि आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेके यू जस्ट स्टार्ट टेकिंग द मेडिकेशन, बट आपको अवेयरनेस इस साइड पे लानी पड़ेगी कि अगर आपको जानना ही है तो यू read the actual studies and the precautions, safety, contraindications of your medications जो भी आप ले रहे हो, और आप उसको ज्यादा समझदारी के साथ यूज करो जो भी आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, ना कि आप सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाओ. और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को, तो जो एक ड्रग होती है वो अपने आप में इट इज अ बोन टू दोज हु एक्चुअली नीड इट. जिन्हें सच में लाइक ओबेसिटी जो है वो मॉर्बिड कंडीशन की तरह है, उनको अगर आप मेडिकेशन के थ्रू हेल्प कर रहे हो टू रिकवर टू अ पॉइंट जहां पर वो खुद से एटलीस्ट एक्सरसाइज कर सकें, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कैरी आउट कर सके, देन इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. बट अगर आप इसे मिसयूज करते हो एज अ टूल ऑफ ट्रेंड अगर आप बनाते हो, देन इट बिकम्स वेरी डेंजरस एंड it should be taken very seriously both by the consumer and the person, like जो भी लोग बेच रहे हैं, and they have to be like regulated very strictly. बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने कही. सिमरन, मैं आपके पास आना चाहूँगा. बेसिक्स समझने होंगे, तो मैं तो चाह रहा हूँ कि इस शो के ज़रिए हम थोड़ा अवेयर करें. आपने बहुत सारी बातें तो बताई, लेकिन अगर मैं पूरे दिन को एक क्लॉक की तरह देखूँ, तो जिसको भी अपना वज़न घटाना है और जो किसी तरह की बीमारी से पीड़ित नहीं है, मतलब वो अपने वज़न को लेकर बस चिंतित है, उसे अपने लाइफस्टाइल में, अपने खान पान में सबसे बड़े बदलाव क्या करने चाहिए? देखिए, इंडियनाइज्ड डाइट की हम बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव जो करने की हमें जरूरत है वो अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि अभी लेटेस्ट एक रिसर्च भी आई थी जिसमें बात की गई थी कि अराउंड 60% ऑफ इंडियंस आर प्रोटीन डेफिसिट, मतलब प्रोटीन इनफ नहीं खा रहे हैं. तो जो हमारी डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंट बहुत ज्यादा है. तो रोटी, चावल, यस, ये सब चीजें जरूरी है, बट इसके साथ साथ आपको प्रोटीन रिच सोर्सेज लेने भी उतने ही इम्पोर्टेंट है. वेजिटेरियन सोर्सेज में आपकी जितनी भी दालें आ जाती हैं, अगर आप उसको अनाज के साथ कंबाइन करके खाते हैं तो आपको अच्छा प्रोटीन मिलता है. लेग्यूम्स, राजमा, छोले, लोबिया, ये सब भी प्रोटीन रिच सोर्सेज हैं. इसके साथ साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो अंडा, फिश, चिकन, क्लीन मीट्स अपनी डाइट में ऐड करो. आपकी हर मील में एटलीस्ट 20 ग्राम्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एटलीस्ट 20 ग्राम्स तक प्रोटीन होना चाहिए. तो सबसे पहली कमी हमें जो पूरी करनी है वो अपनी डाइट से प्रोटीन की कमी पूरी करनी है. दूसरी जो ज्यादातर मैं कमी देखती हूँ अपने पेशेंट्स में, अपने क्लाइंट्स में, वो है फाइबर की कमी. फाइबर क्या करता है, जब आप खाना खाते हैं फाइबर बल्क ऐड करता है और आपके पेट को लंबे टाइम तक भरा हुआ रखता है. एंड जैसे हम अभी बात करें हंगर हार्मोन की, तो जब आप अपनी डाइट में इनफ फाइबर लेते हो, अच्छे से फाइबर लेते हो, तो जो आपका हंगर हार्मोन है वो नेचुरली सप्रेस हो जाता है, क्योंकि आपका पेट लंबे टाइम तक भरा रहता है ज्यादा प्रोटीन और फाइबर खाने की मदद से. सो बेसिक सबसे दो ये चेंजेस लाने की जरूरत है. इसके अलावा आपको अपनी मील्स को डिवाइड करने की जरूरत है. एक मील को बहुत बड़ा ना बनाकर, जैसे 3-4 रोटी एक बार में खा ली और दाल सब्जी भी, दही भी एक बार में, इस मील को अपना छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करिए. इससे क्या होगा, आपको थ्रू आउट द डे कांस्टेंट एनर्जी मिलती रहेगी, प्लस आपकी ओवरऑल एक मील की कैलोरीज वो कम हो जाएंगी. देन लास्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका ईटिंग ऑर्डर. आप किस ऑर्डर में खाना खा रहे हो ये भी डिसाइड करता है कि आपका इंसुलिन कैसे बनेगा बॉडी में. आपकी बॉडी इस खाने को फैट बना के स्टोर करेगी या इसको एनर्जी के लिए यूटिलाइज करेगी.
तो आपका ईटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और ईटिंग ऑर्डर मेरे हिसाब से आपको अपनी मील हमेशा एक फाइबर रिच मील, जैसे मैंने बताया, क्वार्टर प्लेट सलाद के साथ शुरू करनी चाहिए। उसके बाद आपको अपनी डाइट में अपने प्रोटीन्स खाने चाहिए, फिर आप अपना अनाज खाइए, और उसके साथ आपको दही या सब्जी जो भी लेनी है आप वो लीजिए। दूसरी एक जो बहुत कॉमन कमी मुझे दिखती है, जो भी लोग ओवरवेट होते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे ओवरवेट पेशेंट्स के साथ, ओबीस पेशेंट्स के साथ डील करती हूँ, कि उनकी डाइट में इनफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका इंटेक इनफ नहीं होता। रादर चावल की तो एक बहुत बड़ी प्लेट भर के खा लेते हैं, लेकिन दाल उसके साथ थोड़ी सी लेते हैं, सब्जी बिल्कुल थोड़ी सी लेते हैं। तो ये पोर्शन स्विच करने की हमें जरूरत है कि सब्जी और दाल का पोर्शन ज्यादा हो, रोटी और चावल का पोर्शन कम हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, वजन बढ़ाने के लिए या ओबेसिटी तक पहुंचने के लिए सिर्फ आपके गलत खाना इनफ नहीं है, आपके स्ट्रेस लेवल्स भी बहुत हाई है। तभी आपकी बॉडी, क्योंकि स्ट्रेस आपकी बॉडी में एनर्जी कंजर्विंग एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि बॉडी को ये लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है, तो वो एनर्जी को अगेन स्टोर करना शुरू कर देती है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी इनफ नहीं है, अगर आप दिन में इनफ नहीं चल रहे हो या कोई एक्सरसाइज, एटलीस्ट मैं मानती हूँ कि 50 मिनट की सैर, ब्रिस्क वॉक अगर आप अपने रूटीन में रखते हो, तो बहुत आसानी से आप अपना वेट मेंटेन भी कर सकते हो, लूज भी कर सकते हो। एंड जब मैं जापान गई थी स्टडी के लिए, मेरे को एक स्कॉलरशिप मिली थी, तो वहां पे हमने ये देखा था कि जो लोग रोज एटलीस्ट 50 मिनट्स वर्कआउट करते हैं, भले ही वो एक ब्रिस्क वॉक क्यों ना हो, उनकी बोन्स ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, उनकी मसल्स ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, और वो वेट ज्यादा इजीली मैनेज कर पाते हैं। उनमें डायबिटीज, थायराइड, ऐसे हेल्थ इश्यूज होने के रिस्क कम हो जाते हैं। तो डाइट, एक्सरसाइज हैंड इन हैंड जाती है। आप किस समय पे खा रहे हैं, किस तरीके से अपने खाने को बना रहे हैं, जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात करी थी थोड़े दिन पहले कि आप कितना ऑयल डाल रहे हो अपने खाने में, कितना तेल डाल रहे हो अपने खाने में, तो उसी से ही बहुत कैलोरीज में फर्क आ जाता है। तो आप क्या खा रहे हो, किस समय पे खा रहे हो, उसको किस तरीके से बना रहे हो, और क्या उसको पचा रहे हो या नहीं पचा रहे हो। तो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि आपकी डाइट कैसी होगी, आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, और आपकी फिटनेस कैसी होगी। चलिए, और मेरे ख्याल से इससे बेहतर कंक्लूजन कुछ हो नहीं सकता था। बड़ी अच्छी चर्चा रही। अपने तमाम एक्सपर्ट्स का हम शुक्रिया अदा करेंगे। सिमरन, सुरभि और डॉक्टर विश्वास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने अमेजिंग इंसाइट्स के लिए। और जो निचोड़ निकल कर सामने आया है वो यही है कि ये जो वेट लॉस के इंजेक्शंस हैं, दवाएं हैं, दरअसल इनका इस्तेमाल किसी खास कंडीशन के लिए, कंडीशन विशेष के लिए। अगर आपको वो कंडीशन नहीं है तो आपको सिर्फ अपना वजन घटाने के लिए इस शॉर्टकट का सहारा नहीं लेना चाहिए, और तमाम रिसर्च इसको पुख्ता करती हुई नजर आ रही हैं। तरीका क्या है? बैक टू बेसिक्स। अपनी डाइट बेहतर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए। और अगर आप वेट लॉस दवाओं का सहारा ले भी रहे हैं तो भी आपको एक्सपर्ट्स की निगरानी में लेना होगा। उसे यूं ही शुरू करने की आवश्यकता नहीं है, और अपने हेल्थ कंडीशन को प्रॉपर एग्जामिन कराना होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम जानकारी पसंद आई हो। फिलहाल कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी नाउ स्वदेश। नमस्कार।